नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है। देता वही प्रकाश, देता वही प्रकाश जो अभीत जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, आजीवन झेलते दाह का दंश वीर व्रतधारी, तब जाकर कहीं हो पाते अमरता के पद के अधिकारी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है आपके अपने गुरुकुल परिवार पर। केमिस्ट्री की क्लास में सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं और हमने पिछली कुछ क्लासों में छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में बताया था। इसमें आनन प्रतिशतता की बात की थी, आयतन प्रतिशतता की बात की थी, द्रव्यमान प्रतिशतता की बात की थी और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात की थी। मोलरता की भी बात की और मोललता की बात की। आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है विलेयता। विलेयता क्या होती है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, ठोसों में क्या विलेयता होती है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विलेयता की डेफिनेशन देखते हैं। तो किसी निश्चित ताप पर, सबसे पहली बात हमको याद रखनी है कि हमको क्या चाहिए, हमारा जो टेम्परेचर है वो निश्चित चाहिए। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में, 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय की घुली हुई अधिकतम मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं, उसकी विलेयता कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ बातों को विशेष ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो टेम्परेचर है, जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए निश्चित ताप पर। अब बात कर रहे हैं किसकी, विलायक की। 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस विलेय, विलेय कौन है जी, ठोस की घुली हुई अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें तो एक बात सिंपल सी आती है कि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए और विलायक में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 100 ग्राम विलायक में। विलायक की मात्रा ले ली हमने 100 ग्राम। उस 100 ग्राम विलायक में अधिकतम कितना ठोस घुल सकता है, अधिकतम कितना ठोस घुल सकता है, वो उसकी विलेयता होती है। फिर से दोबारा से समझें तो आयतन जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है और उस टेम्परेचर में कांस्टेंट होने के बाद जो विलायक लिया हमने वो 100 ग्राम मान लिया और उस 100 ग्राम विलायक में अधिकतम कितना ठोस जा सकता है, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा ठोस कितना घुल सकता है, विलेय हो सकता है, वो उसकी विलेयता कहलाती है। अब बात करें हम कि जब कभी भी हम नमक को पानी में मिलाते हैं, नमक को पानी में मिलाते हैं, पानी को नमक में नहीं मिलाते। इसका मतलब यह है कि ठोस विलेय है और विलायक हमारा द्रव है। अगर इसकी बात की जाए, चलो ये बात हमारी समझ में आती है कि इसमें जो विलेयता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अगर टेम्परेचर इज कांस्टेंट और जो विलायक है वो तुम्हारा 100 ग्राम ले लिया तो उसमें ठोस विलेय कितना घुल रहा है उसकी अधिकतम मात्रा है वो उसकी विलेयता कहलाती है। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें ठोसों की द्रव में विलेयता की, अगर हम बात करते हैं ठोसों में द्रव की विलेयता की, तो देखिए जब किसी विलेय एवं विलायक के, विलेय एवं विलायक के मध्य अन्योन क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है साहब, अन्योन क्रिया होती है, तो विलेय विलायक में घुल जाता है। यहां पर क्या हुआ, वही बात नमक वाली और जल वाली। ठोस को जल द्रव में घोल रहे हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता, ठोसों को किसमें घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं। और हम ये देख पाते हैं कि जब उसको नमक को किसमें घोल रहे हैं, जल में घोल रहे हैं। जब वो जल में तुम्हारा पूरी तरह से घुल जाता है तो एक कौन है, विलेय, और दूसरा क्या है भैया, विलायक। देखिए विलेय और दूसरा क्या है, विलायक। उसके मध्य क्या होती है, कोई न कोई क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, अन्योन क्रिया होती है। अन्योन क्रिया का मतलब है वे दोनों के दोनों पूरी तरह से समान संघटक के रूप में मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो एक क्या
क्या बन जाता है साहब, विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है साहब, विलयन बन जाता है। और उसको हम बोलते हैं ठोसों की द्रव में विलयता, अर्थात ठोस घुल गए द्रव में। और सिंपल सी बात करें, इनके कारकों के बारे में बात करते हैं कि इनको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारक आता है आपका, सबसे पहला कारक आता है ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। देखिए, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायकों में और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायकों में। अगर ध्रुवीय विलयों की बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड है, KCl है, ये ध्रुवीय विलय होते हैं। और विलायक की बात करें तो जो जल है वो ध्रुवीय विलायक होता है, अर्थात ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलेगा और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में घुलेगा। हम इसको कह सकते हैं कि समान चीज समान में घुलती है। ऐसे भी हम इसको याद करके रख सकते हैं कि ध्रुवीय ध्रुवीय में घुलेगा और अध्रुवीय अध्रुवीय में घुलेगा। अब यहाँ पर एक और नीचे छोटी सी बात आती है कि वो समान समान में घुलता है। इससे इन दोनों चीजों को हम याद कर सकते हैं। अब देखिए, यदि किसी विलय को विलायक में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा क्या हो रही है भैया जी, अवशोषित होती है, तो ताप बढ़ाने पर ताप को बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाती है, विलयता बढ़ जाती है। इसमें एक चीज याद रखने वाली है कि ये जो नियम है लासातालीय नियम के अनुसार होता है ये। तो अगर हम इस बात को करें कि अगर कोई विलय को विलायक में घोल रहे हैं, विलय को विलायक में घोल रहे हैं और उसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। ऊष्मा का अवशोषण का मतलब ये है कि जब 10th क्लास में हमने अभिक्रिया पढ़ी होगी, आपने ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी ये पढ़ी होगी आपने, ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी, ये आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी 10th क्लास के अंतर्गत। ऊष्मा छेपी का क्या अर्थ होता है, जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता हो, अर्थात जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हो, अर्थात जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती हो। ऊष्मा शोषी का मतलब क्या है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता हो, अर्थात जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती हो, बाहर से इंटरनल खींची जाती हो। हम उसी अवशोषी की अवशोषण की बात करने वाले हैं कि जब हमारा विलय विलायक में घुलता है और यदि ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, यदि ऊष्मा क्या होती है हमारी अवशोषित होती है, तब यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो विलयता बढ़ती है। टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू अपनी सॉल्वेंट की प्रोसेसिंग ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम विलयता बढ़ाते हैं तो तुम्हारी ऊष्मा बढ़ती है। और यदि इसका अपोजिट किया जाए, यदि इसका अपोजिट किया जाए कि इसमें यदि हमारी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, यदि हमारी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती हो, बाहर निकलती हो, तो ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। तो ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। क्लियर है साहब? यहाँ पर तीन चीजें इंपोर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात यह है, ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में मिले, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक में मिलता है, ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में मिलता है। पहली बात, अर्थात हम कह सकते हैं समान चीज समान में मिलती है। दूसरी बात, यदि हम विलय और विलायक को मिला रहे हैं और ऊष्मा अवशोषित हो रही है तो हम कह सकते हैं ताप को बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगी। इसके अपोजिट बात करें, विलय को विलायक में मिला रहे हैं, जब दोनों मिक्स हो रहे हैं और ऊष्मा बाहर निकल रही है तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगी। क्लियर? अगली बात करते हैं तो प्रेशर की। हम देखते हैं जो दाब होता है वो तुम्हारा ठोस और द्रव में जो अणु होते हैं बहुत ही मजबूती के साथ बने होते हैं, जिस कारण क्या होता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं कि दाब का कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, ठोस और द्रव अत्यधिक संपीड्य होने के कारण दाब से अप्रभावित होते हैं। प्रभाव पड़ता है तो ना के बराबर, अतः अर्थात इनका कोई प्रभाव, सार्थक प्रभाव इन पर नहीं पड़ता है। बस एक छोटी छोटी सी बातें हैं और आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।